हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एंथेल्मेंटिक ड्रग का पहला ऑफिशियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसके अंदर हम बात करेंगे आपके पूरे क्लासिफिकेशन में जो सबसे ज्यादा यूज होगा, कई बार रिपीट होंगे अलग अलग तरह के वर्म के इन्फेक्शन में, और उनमें से पहला है आज का मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, ये दो ड्रग ऐसे हैं जिसको आपने देखा भी होगा क्लासिफिकेशन में, आपके काफी सारे क्लासेस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस और प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में। तो चलिए मेबेंडाजोल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कलेक्ट करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यहीं पे देख लेते हैं, और साथ में कुछ हिस्सा जो अगर बचेगा तो उसको हम आपके लिए पावर पॉइंट स्लाइड के रूप में अच्छे से और प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं अगर मेबेंडाजोल का, तो ये बिलोंग करता है कैटेगरी को बेंज इमिडाजोल के कंजेनर के रूप में। बेंज इमिडाजोल के कंजेनर के रूप में आपका मेबेंडाजोल भी आएगा, और एक और जिसके बारे में बात कर रहा था अल्बेंडाजोल, दोनों आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। अगर मैं बात करूं इनके डिस्कवरी की, तो ये मार्केट में एज एंथेल्मेंटिक के रूप में 1972 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इनकी डिस्कवरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपने देखा कल के पार्ट में एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक के लोगों को इस तरह के वर्म के कारण से प्रॉब्लम हो सकता है। इनके इन्फेक्शन से उनको बॉडी में डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में अल्टरेशन को फेस करना पड़ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि कुछ कंट्री में जहां पे डेवलपिंग कंडीशंस चल रहे हैं या कि जो अभी भी अनडेवलप्ड कंट्री में है, इनमें इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन देखी गई है। और उद्देश्य ये था WHO के साथ भी कंट्री का कि इनकी मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट को जितना कम से कम किया जाए उतना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी के हिसाब से 1972 में इसके इन्वेंशन ने एक काफी अच्छा काम किया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की, तो यहां पे दो वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा। ये जो आपका मेबेंडाजोल है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंथेल्मेंटिक ड्रग के अंदर रखा गया है, साथ ही साथ काफी सारे कंडीशंस में एज अ फर्स्ट चॉइस भी इंक्लूड किया गया है। दोनों का मतलब क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको एंटीबायोटिक में समझाया था एक्सप्लेन करके हुए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब यह है कि एक अगर ड्रग की बात करते हैं मेबेंडाजोल का, तो ये कितने तरह के इंफेक्शन को या कितने तरह के इंफेक्शन को कॉज करने वाले, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको ठीक करने में मदद करता है। ये उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाएगा। विस्तार जिसका ज्यादा होगा वही तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और फर्स्ट चॉइस भी कई बार भी जगदीश प्रसाद, पचबदा उदय कुमार में इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ साथ फर्स्ट लाइन भी लिखा गया है। तो उसका मतलब यह होता है कि अगर आपको कोई इंफेक्शन हुआ है तो इस इंफेक्शन को ठीक करने के लिए मान लेते हैं 4 ड्रग अवेलेबल है मार्केट में, तो इन चारों में से भी ऐसा ड्रग कौन सा होगा जिसको आपको पहला चॉइस देना पड़ेगा? उनकी एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से, उनकी ज्यादा एफिकेसी की होने की वजह से, और उनका जो साइड इफेक्ट है कम होने की वजह से, या जो और पैरामीटर हमने कल डिस्कस किया उनके डोज रेजिमेन की तरह से, तो ये हमारे ड्रग ऑफ चॉइस भी कहलाएंगे। और इनकी एक्टिविटी भी हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर रखेंगे। क्लासिफिकेशन में तो आपने देखा ही है। उसके बाद देखिए इट इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर राउंड वर्म। अब ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो किस किस केस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल फिट बैठता है? ये राउंड वर्म के लिए, हुक वर्म के लिए, पिन वर्म के लिए, विप वर्म के लिए, और इस तरह के जो वर्म है इनके कारण से होने वाले जो इन्फेक्शन है, जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे अगले पार्ट में, उन तरह के लिए ये फर्स्ट चॉइस कंसीडर किया गया है। इसके बाद देखिए दे प्रोड्यूस अराउंड 100% क्योर रेट। बहुत ही कम ड्रग ऐसे होते हैं जिनके बारे में किसी स्टैंडर्ड बुक में लाइक के त्रिपाठी ये वर्ड यूज किया गया है कि ये अबाउट 200%, एग्जैक्ट 100% नहीं बोल सकते, लेकिन अबाउट 200% इनका जो एफिकेसी रेट है या इनका जो क्योर रेट है या इनके रिडक्शन इन एग काउंट है वो कंसीडर किया गया है। यानी कि समझ सकते हैं आप कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है इस तरह के रिंग वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म और आपके वीक वर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के रूप में कंसीडर किए गए हैं। ये एक काउंट को कम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली आप इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद देख पाएंगे। एक काउंट कहने का मतलब होता है जो इनके लार्वा हैं, जहां से वो एक एग से हैच करके निकलते हैं बाहर, उनके अगर काउंटिंग को हम कम कर दें तो आपके रिकवरी रेट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ ड्रग का रेजिमेन ऐसा होता है कि उनको 2 से 3 वीक तक लेना पड़ता है या तीसरे वीक में दोबारा लेना पड़ता है। उसके पीछे का लॉजिक इसी से समझ सकते हैं आप। मान लीजिए इनिशियल लेवल पे आप ड्रग का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल वर्म्स था, हेलमेंटिक था, वो तो चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसको या तो वो सीडल की एक्टिविटी से, जिसको हम लोग वर्मी सीडल कहते हैं, वो तरीके से खत्म कर देगा। वर्मी फ्यूज को फॉलो करके अगर आप पिस्टूल के साथ बॉडी से बाहर निकाल देगा तो वो भी ठीक है। लेकिन जो एग के रूप में अभी भी आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट हैं, माइग्रेट होकर के टिश्यू के डीपर पार्ट में जाकर रुके हुए हैं, उनके एग को, उनके लार्वा को कैसे आप ठीक करेंगे? क्योंकि वो अब तो मैच्योर हुए नहीं है।
तो कुछ समय बाद वो लार्वा से बाहर हैच होकर के बाहर निकलेंगे और मैच्योर हो जाएंगे। तब के केस में कैसा करेंगे, इसीलिए एक इंटरवल को लिया जाता है ताकि जो पहले मैच्योर हुए हैं वो आप डिस्ट्रॉय कर लें, बाहर एक्सपेल कर दे, और 3 हफ्ते बाद जो भी इसका टाइम रेजिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसको लेते हैं तो वो जो लार्वा मैच्योर हो गया होगा उसको भी खत्म करने के लिए ये ड्रग अब काम करेंगे। यही एक रीजन है कि रिडक्शन इन एग काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ राउंड वर्म, जो एक राउंड शेप में होते हैं, ऐसे वर्म को हम राउंड वर्म कहते हैं। आप इनके नाम को देख करके समझ सकते हैं। हुक वर्म के एग काउंट को भी कम करेगा, जिसके आगे और पीछे वाला पार्ट में हुक जैसा स्ट्रक्चर होगा, हमने आपको दिखाया हुआ है कैसे दिखते हैं। उसके बाद देखिए एक जो अलग स्पीसीज है एंटेरोबियस, वो भी इसमें रिड्यूस हो जाते हैं उनके एग काउंट। साथ ही साथ ट्राइकरस की भी जो इन्फेस्टेशन है, जो उनका आक्रमण है, जो उनके कंडीशंस खराब होने की है, इनको भी ये ठीक करने में काफी मदद करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो एक्टिविटी है वो तो आपकी लगभग 100% हो गई इनके केस में क्योर रेट में या एग काउंट को कम करने में। लगभग ये 75% क्योर रेट देते हैं टेप वर्म के लिए। वर्म के टाइप अलग हैं तो उनके जो एलिमिनेशन का प्रोसेस और उनके एलिमिनेशन का जो एक रिजल्ट होगा वो भी अलग अलग है। टेप वर्म के केस में ये 75% देते हैं, लेकिन ये इनइफेक्टिव हो सकते हैं या इनसेंसिटिव हो सकते हैं एच नाना जैसे इंफेक्शन को कॉज करने वाले हेलमिंथिस के केस में। सो इट इज अ वेरिएबल। जो मेन चीज है ये काम करने का काम करता है वो ऊपर में हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं इट एक्सपेल ट्राइचिला फ्रॉम इंटेस्टाइन बट कैन नॉट किल द माइग्रेटेड लार्वा। ये एक बात है जिसको आपके क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। ये किल करते हैं इस तरह के ट्राइचिला के प्रॉब्लम को जो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे केस में ये उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं देखे गए हैं। रिपोर्ट अभी तक नहीं देखने को मिली है कि ये अगर कोई लार्वा माइग्रेट हो जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पर्टिकुलर पार्ट तक माइग्रेट हो जाता है, तो उस तरह के माइग्रेशन के प्रोसेस को ये अफेक्ट कर सके अच्छे तरीके से, इसके बारे में फिलहाल जानकारी अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट नोट जिसको हमको जानना चाहिए, वो ये कहता है इट इमोबिलाइजिंग या इमोबिलाइज कर देना, इमोबिलाइजिंग एंड लीथल एक्शन ऑन वर्म is slow and it take around 2 to 3 days to develop its therapeutic efficacy। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक ड्रॉबैक समझ सकते हैं इसको, या इसका प्रोफाइल का नेचर समझ सकते हैं। ये इमोबिलाइज करता है आपके ग्रोथ को, किसके, वर्म्स के ग्रोथ को, इनके मोबिलाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, अंडर कंट्रोल रखता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, एक जगह पे फिक्स करके रखते हैं। या जो इनका जानलेवा जिसको हम लोग वर्मिसिडल के नाम से जानते हैं, ये जो एक्टिविटी होगी वर्म्स के केस में, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो होती है, जिसके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे एल्बेंडाजोल तो कंपेयर करेंगे, और आप भी देख चुके होंगे वो पहले पार्ट में, वो भी समझ में आ जाएगा। ये कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेते हैं। अब आगे बात करते हैं मेन पॉइंट, मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि हमारे जो मेबेंडाजोल हैं वो काम कैसे करते हैं। इसके काम करने के तरीके को समझाने से पहले मैं आपको आज पहली बार एक एक्सप्लेनेशन से पहले एनिमेशन वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें कमेंट्री भी होगी, तो वो आप पहले देख लीजिए ताकि आपको बेसिक पार्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ मैं आपको 2 और चीजें भी एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को एक डायग्राम और एनिमेशन की मदद से देखते हैं, फिर वापस आएंगे इसी व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। अगर हम अपने बेंजइमेडाजोल कैटेगरी के मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखना चाहते हैं तो वो बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा तरीके से आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो एक कंप्लीट इमेज है। ये इस इमेज में आप देख सकते हैं कि वर्म्स के एंट्री से लेकर के उनके वापस से बाहर निकल करके दूसरे टिश्यू को अफेक्ट करने के प्रोसेस के पूरे दिए हुए हैं आपके ब्लू कलर के एरो में, और रेड कलर के एरो में और ब्लैक कलर के पाथवे फ्लो के साथ हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा बेंजइमिडाजोल या इसी को बोल सकते हैं मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल कैसे पैरासाइट को किल करते हैं। तो चलिए अब हम इनके जो प्रोसेस है इसको भी एकदम 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप के फॉर्म में एनिमेशन के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे एक होस्ट सेल है, क्योंकि ये जो पैरासाइट है वो सर्वाइव तो करेंगे होस्ट सेल में, इन्हीं को ही आगे जाके डेप्रीवेट कर रहे होंगे और दिक्कत कॉज कर रहे होंगे इनके साथ में। तो ये रहा हमारा होस्ट सेल। इस होस्ट सेल में कोई भी तरह के वर्म जिसके बारे में हमने बात किया, चाहे वो पिन वर्म हो, रिंग वर्म हो, टैप वर्म हो या फिर थ्रेड वर्म हो, इस तरह के जो वर्म्स हैं वो एंटर करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, चाहे वो किसी कंटामिनेटेड फूड के पार्टिकल से हो, पानी पीने की वजह से हो, जमीन में गिरी हुई चीज़ों को कंज्यूम करने की वजह से हो, या और आपको जो हमने व्हाइट बोर्ड सेक्शन में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया उनमें से कोई एक रीज़न हो। तो ये जो वर्म एंटर करते हैं उसके बाद इनका पेनिट्रेशन होगा,
पेनिट्रेशन के बाद फिर ये अपनी सेलुलर एक्टिविटी करेंगे, अपने ग्रोथ के लिए बेसिक चीज़ों को अरेंज करना शुरू करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनके अंदर चलेगी, ग्लूकोज का एक्टिवेशन होगा, इनके जो बीटा ट्यूबुलिन है उनको अरेंज करके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, साइक्लोस्केलेटन बनाएंगे। इस तरह की बेसिक चीज़ें इनके यहाँ चलती रहेंगी ताकि वो आगे जाकर के अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ये सेलुलर एक्टिविटी पूरी होगी, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन आगे जाकर के इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ग्रोथ के साथ साथ ये फर्दर मल्टीप्लाई करते चलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन होस्ट। उसके बाद जब ग्रोथ और फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आगे जाकर माइग्रेशन भी कर सकते हैं, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक माइग्रेट कर सकते हैं, जीआईटी में अफेक्ट कर सकते हैं, टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकते हैं और इनके जो लार्वा है वो आगे भी किसी दूसरे पार्ट में माइग्रेट कर सकता है। फाइनली आफ्टर माइग्रेशन ये आगे जाकर दूसरे टिश्यू को अफेक्ट करेंगे। तो ये उनका एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप मेन पार्ट हो गया, कैसे वो अफेक्ट करते हैं। अगर हम इन्हीं की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एंथेल्मेंटिक ड्रग लेते हैं और इस कैटेगरी में आज हम बात करेंगे तो बेंजइमिडाजोल और मेबेंडाजोल की बात करते हैं, साथ में एल्बेंडाजोल को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये जो ड्रग आप लेते हैं तो वो आगे जाकर के बीटा ट्यूब्यूल के साथ बाइंड हो जाता है। ये जो बीटा ट्यूब्यूल है वो आपके स्पेसिफिकली पैरासाइट के साथ बाइंड होगा, क्योंकि इनके स्पेसिफिसिटी जो 400 टाइम मोर देन है ह्यूमन सेल के साथ, इसलिए ये स्पेसिफिक हो गया। साथ में ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि जो बीटा ट्यूब्यूल है वो एक बेसिक पार्ट है और इनके पॉलीमराइजेशन के बाद ही माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, जो कि सेल के साइटोस्केलेटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ हद तक आपके ग्लूकोज के अपटेक को इन पैरासाइट भी अफेक्ट करेंगे और साथ ही साथ ये आपके ग्लाइकोजन के स्टोरेज को भी डेप्रीवेट करेंगे, उनको भी इनहिबिट करेंगे और कई तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये जो पूरा स्टेप है आपके बाइंड होने से लेकर के इनहिबिट करने तक ग्लूकोजन के सिंथेसिस को या इसके स्टोरेज को, तो ये पूरा स्टेप आपके इसी पॉइंट को अफेक्ट करता है और फाइनली जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरीके से हमारे बेंजइमिडाजोल, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल ने काम किया और इसके साथ ये जो पैरासाइट है वो इस तरीके से डेथ हो जाती है। तो जैसा आपने इस एक डायग्राम और एनिमेशन की मदद से देखा, जिसमें हमने सुपरफिशियल तरीके से आपको बताया कि वर्म कैसे एंटर करते हैं और कैसे एग्जिट होते हैं और हमारा जो मेबेंडाजोल है वो काम कैसे करता है। अब हम व्हाइट बोर्ड पे मूव करते हैं, देखेंगे इनके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। इसी वीडियो में एक वीडियो और मैं ऐड करूंगा आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट, दे बाइंड टू बीटा ट्यूब्यूलिन ऑफ पैरासाइट विथ हाई एफिनिटी। अब ये जो हमारे मेबेंडाजोल हैं जिसको हम लोग ले रहे हैं और हमारी बॉडी में अगर कोई वर्म का आपका इन्फेक्शन पैरासाइट डेवलप हो रहा होगा तो ये जो मेबेंडाजोल है उस पैरासाइट में पाए जाने वाले बीटा ट्यूब्यूलिन को हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करता है एज कंपेयर टू ह्यूमन। पहले इस पॉइंट को समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा बीटा ट्यूब्यूलिन के बारे में। हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करते हैं एंड अराउंड 400 टाइम्स इनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है ह्यूमन के साथ और इसी कारण से दीज आर मोर स्पेसिफिक टू द पैरासाइट ओनली। अब इसका मतलब समझते हैं, जब हम मेबेंडाजोल को लेते हैं और मान लीजिए मेरे अंदर कोई होस्ट के अंदर डेवलप हो रहा होगा इस तरह के वर्म्स, तो ये मेबेंडाजोल पहुंचता है और उस पैरासाइट के सेल में जो बीटा ट्यूब्यूलिन है उसके बनने के प्रोसेस को, उसके अटैचमेंट के प्रोसेस को, उसके पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को बंद करते हैं। बीटा ट्यूब्यूलिन या ट्यूब्यूलिन एक ऐसे पार्टिकल्स हैं प्रोटीन्स के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आगे जाकर के पॉलीमराइज होकर के माइक्रोट्यूब्यूल बनने में। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे आगे जाकर के साइटोस्केलेटन के बनने में। अभी जो साइटोस्केलेटन है वो क्या है? साइटोस्केलेटन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, साइटो रिप्रेजेंट फॉर द पार्ट ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑल द कॉम्बिनेशंस, और जो स्केलेटन का मतलब होता है वो एक ढांचा। तो जैसे हमारी बॉडी में हमारे बोन्स, स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, एक रिजिड प्रोवाइड कराते हैं, बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो स्केलेटल का काम करते हैं सेल के रिस्पॉन्डिंग। इसलिए वो सेल को प्रोवाइड कराएंगे स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, रिजिडिटी और सेल के डिवीजन में माइटोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं एक डाइमर से, जिनमें एक होता है अल्फा ट्यूब्यूल और होता है बीटा ट्यूब्यूल, जिसको आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा, तो डिटेल पे नहीं जाऊंगा। तो ये दो ट्यूब्यूल एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर गोल गोल बनाने स्टार्ट कर देते हैं और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आगे जाके माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा जो कि सेल को सपोर्ट करने का काम करते हैं। यही जो ट्यूब्यूल्स हैं वो बेसिकली आपके सेल के ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल, सेल डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कभी भी जब इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल की हम बात करते हैं तो ये आपके माइटोसिस के प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो आगे जाकर के हमारे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जैसे एंटी कैंसर ड्रग का भी साइट ऑफ एक्शन होगा। आपका जो कोल्चिसिन है वो उसका आपने गाउट में भी देखा है, वहां भी उसके बाइंडिंग साइट होंगे। तो प्रेफरेबली भी आज के टॉपिक में डिटेल नहीं जाते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये जो आपकी मेबेंडाजोल है बीटा ट्यूब्यूलिन पे पैरासाइट के सेल पे बाइंड
बाइंड करते हैं हाई एफिनिटी के साथ। अब ये जो पॉइंट है वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक दो आए थे। ये हाई एफिनिटी शो करेगा अराउंड 400 टाइम्स टू द पैरासाइट विच इज डेवलपिंग इनसाइड द होस्ट बॉडी एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, इसलिए कि वो मोर स्पेसिफिक हो गया, मोर स्पेसिफिक हो गया, ये हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरा देखिए, एंड इनहिबिट इट्स पॉलीमराइजेशन। अब क्या कर रहा है, जब ये बीटा ट्यूबुलिन को बाइंड कर रहे हैं, उस पे बाइंड होकर के उनकी एक्टिविटी को डिब्रीट कर रहे हैं, तो इसके कारण से इनका जो पॉलीमराइजेशन होना था, यानी कि उनके एक से काफी सारे मात्रा में बन करके एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाना था, उसको वो इनहिबिट कर रहे हैं। और जब ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगा तो फिर फाइनली आगे का प्रोसेस क्या होगा वो भी हम देखते हुए चलते हैं। इनहिबिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखिए, अगर ये पॉलीमराइजेशन इनहिबिट होगा तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन क्यों इनहिबिट हो रहा है, क्योंकि बीटा ट्यूबुलिन के ऊपर बाइंड कर रहे हैं। सो इफ देयर इज द इनहिबिशन इन पॉलीमराइजेशन, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जब पॉलीमराइजेशन ही नहीं होगा तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा सीधे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मुझे एक दीवार बनाना है, इस दीवार को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट होगी वो कौन सा होगा, आपका ईंट होगा। तो एक 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 ऐसे करते जब आप ईंट रखते जाएंगे, इसके ऊपर और ईंट रखते जाएंगे, जितनी हाइट की आपको दीवार चाहिए, तब जाकर के उनके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ब्रिक्स के कारण से आपका दीवार आपके डिजायरेबल हाइट का बनेगा। यही दीवार आपको धूप, पानी, हवा सबसे बचा करके रखेगा, प्रोटेक्शन देगा, इसीलिए तो आपने बनाया था। लेकिन अगर किसी ने आपकी उसी भी बाइंडिंग साइड को, जहां पे दो ईंट आपस में बाइंड करते हैं, उस पर कुछ ऐसी चीजें रख दी या उसको ऐसी प्रोसेस करा दी जिससे वो आपस में अटैच ना हो पाए, तो एक छोटा सा भी जर्क आएगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो रह जाएगी। इसी कारण से पॉलीमराइजेशन हो रहा है। एक ईंट का नेचुरली तो नहीं, बट हम समझने के प्रयास से बोल सकते हैं, काफी सारे ईंट बन रहे हैं। यहां पे भी इसी बीटा ट्यूबुलिन को अफेक्ट करने की वजह से इनका पॉलीमराइजेशन नहीं है। पॉलीमराइजेशन के कारण से वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बन रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल एक दीवार और कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जब बनेंगे, साइटोस्केलेटन बनाएंगे, दीवार से आपका घर बन जाएगा। इस प्रोसेस को ये अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, इनहिबिशन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या रिजल्ट करेगा, पॉलीमराइजेशन इनहिबिट हो गया, किसकी वजह से, बीटा ट्यूबुलिन की वजह से। पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या इनहिबिट हो गया, आपका माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के इनहिबिट होने की वजह से क्या होगा, देयर इज इनहिबिशन ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ पैरासाइट। एकदम सीरीज स्टेप में है, आप ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, दोनों आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो फाइनली इनके डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ पैरासाइट को अफेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ देखिए और जो मेन चीजें हैं वो कैसे अपना काम करता है। मोस्ट ऑफ द केस आपको बुक्स में इसी के बारे में बताएगा, बीटा ट्यूबुलिन के बारे में, लेकिन कुछ बुक्स में इनको और अच्छे से ऐड किया गया है, जिसको हमने आपके लिए ऐड किया। तो दे आल्सो इनहिबिट द ग्लूकोज अपटेक। अब ग्लूकोज का अपटेक इनहिबिट कर देंगे। ये चीज कौन सी चीज, आपके मेबेंडाजोल, किस पे, आपके पैरासाइट पे। तो क्या होगा, हम सब के सर्वाइवल के लिए ग्लूकोज की तो आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए, वैसे ही चाहे वो पैरासाइट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ग्लूकोज तो मस्ट है उनकी एक्टिविटी के लिए। तो उनके ग्लूकोज के अपटेक, उनको यूज करने की जो एबिलिटी है उसको बंद कर देंगे, तो उनका जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो तो कम होगा ही। दूसरा देखिए, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, दे इनहिबिट द ग्लूकोज अपटेक अलोंग विद माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। कुछ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम भी होते हैं जो कि उनके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू नो इट वेरी वेल दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ आवर सेल। तो ग्लूकोज को कम करना पहला कमजोरी कर रहा है। दूसरा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको भी अफेक्ट कर रहे हैं और कम हो गई। तीसरा और मेन पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग और ज्यादा अफेक्ट करना, वो यही है, डिप्लेट द ग्लाइकोजन स्टोर, या इसके जो स्टोर होता है उसको डिप्लेट कर देना। इसका क्या मतलब हुआ, जब कभी भी किसी की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, आपने डायबिटीज में पढ़ा भी है, तो वो ज्यादा ग्लूकोज आगे के भविष्य में काम आने के लिए एज ए सेविंग, एज एफडी, फिक्स डिपॉजिट के रूप में हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, खास करके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अब जब ग्लूकोज ही नहीं बन रहे हैं, एनर्जी नहीं बन रही है, तो हमको चाहिए होता है कि हम उस स्टोर किए हुए इमरजेंसी ग्लाइकोजन को ब्रेक करें, और उसके ग्लाइकोजन के ब्रेक होने की वजह से जो ग्लूकोज मिलेगा उसको यूज करें। लेकिन यहां पे ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम भी इनहिबिट कर रहे हैं, और उस ग्लाइकोजन को ब्रेक होने के बाद जो ग्लूकोज बन सकता था उसको भी देना बंद कर दिया। चारों तरफ से इस पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए ये सर्वाइवल रेट इनका ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका इफेक्टिव रेट इसी के कारण से ज्यादा है। आगे हम बात करते हैं, तो पहले इसको समझना चाहिए हमको कि ये क्या है, कैसा है माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। तो मैं एक छोटा सा आपको एक रफ डेमो वीडियो दिखा रहा हूं। इसमें मैं ट्यूब्यूल के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि दो कप आपस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्पोजल के, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, और इनके ऊपर जो एक प्लेट रखा जाएगा, उसमें कमेंट्री नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए एजम्पशन बस है, ऐसा हटा नहीं है, समझाने के प्रयास से बता रहा हूं।
और जब कभी भी हम ड्रग लेते हैं मेबेंडाजोल, जिसमें मैंने हाथ को लिया है, और उसको धकेल देंगे तो वो पूरा गिर जाएगा। इसका मतलब यही है कि मेबेंडाजोल आपके बीटा ट्यूबुलिन पे बाइंड होकर के उनके पॉलीमराइजेशन को बंद कर रहा है। इसकी वजह से उनका जो सर्वाइवल है वो कम हो रहा है। तो ये वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर मैं वापस आऊंगा और एक वीडियो और दिखाऊंगा। आपने देखा कैसे हमारा मेबेंडाजोल काम करता होगा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस से मैंने आपको ये एग्जांपल के लिए वीडियो दिखाया। आगे बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो देखेंगे हम, वो है हैचिंग ऑफ निमेटोड एग एंड देयर लार्वा आर आल्सो इनहिबिटेड। जो एग पड़ा हुआ है इन वर्म्स का, उन एग से हैच होने के बाद जो वर्म्स निकलेंगे, इसके प्रोसेस को भी बंद करते हैं इस निमेटोड के, और उनके लार्वा को भी अफेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कुछ दिनों बाद डेवलप हो सकते थे, उस कुछ दिनों के बाद जब हम ड्रग लेते हैं तो उसको भी इनहिबिट करते हैं। अब हैचिंग वर्ड कैसे है, किस तरह से काम करता होगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में हम इस वर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एक सेरीकल्चर का वीडियो है जिसे हमने ही शूट किया था कभी। इसमें आप देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे अंडों से जो वर्म्स हैं, वो यहां पे वर्म्स एज्यूम करना पड़ेगा, वो वर्म्स नहीं है, वो आपके रेशम के कीट है, लेकिन आपको वर्म्स एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे उस अंडे से हैच करके कई सारे आपके जो लार्वास हैं वो निकल रहे हैं, उनको भी ये अफेक्ट करता है। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से ये वीडियो देखिए, ये वर्म का नहीं है, ये सेरीकल्चर रेशम कीट का है, लेकिन आप उसको ऐसा ही एज्यूम करिए। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम, द एस्कैरिस ओवा और ऑल्सो किल। जो एस्कैरिस है उसके ओवा को भी किल कर सकते हैं। अगर हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो साइड इफेक्ट के लिए स्पेसिफिकली मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग के डोज के रेजिमेन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा एडवर्स इफेक्ट, यूज और देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें आप देख पाएंगे पूरी डिटेल। उसके बाद आज का वीडियो कंप्लीट होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रेफरेंस बता दूं। आज का जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, इसको मैंने 3 बुक को मिलाकर लिया हुआ है। मैक्सिमम पोर्शन के.डी. त्रिपाठी, लेटेस्ट एडिशन, 8th एडिशन, पी. जगदीश प्रसाद और पद्मजा उदय कुमार। इसके बाद जो आप स्लाइड देखेंगे उसमें रिफ्रेश मैंने उसी के अकॉर्डिंगली आपको बताया हुआ है। सो फ्रेंड, ये आगे का वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, उसके बाद कंप्लीट होगा। थैंक यू। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेबेंडाजोल के कुछ बेसिक एडवर्स इफेक्ट, उनका यूज और उनको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, उनका डोज रेजिमेंट क्या है, इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं मेबेंडाजोल की एक्सेप्टेबिलिटी को, तो ये जो मेबेंडाजोल है वैसे तो वेल टॉलरेटेड होता है और ऐसे पेशेंट के लिए भी कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स को देखने को नहीं मिले जिनका जो पेशेंट का हेल्थ कंडीशन है वो पुअर रहा हो, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट जिसको और भी किसी तरह की बीमारी हो, उसको भी अगर हम इस तरह के मेबेंडाजोल ड्रग या फिर इसी की कैटेगरी का एक और एल्बेंडाजोल ड्रग देते हैं तो उनमें ज़्यादातर कोई साइड इफेक्ट सीरियसली देखे नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ नॉर्मल टू मॉडरेट साइड इफेक्ट हैं जिनको देखना और उनको जानना भी जरूरी है। तो ये जो मेन साइड इफेक्ट हैं उनके अंदर है हमारा डायरिया, नोजिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, और कुछ केसेस में ये ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिल गए हैं जो थोड़े से अजीब टाइप के हैं, यानी कि इंसिडेंस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ स्कैरीज फ्रॉम नोज एंड माउथ हैव आल्सो बीन अकर्ड। इसका रीजन या इसका कारण मतलब क्या है कि कुछ कुछ केस में ऐसे स्कैरीज के जो वर्म है वो आपके नाक से और आपके मुंह से भी निकलते हुए दिखाई दिए हैं। उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं एंथेल्मेंटिक ड्रग की तो वो आपके होस्ट में इनकी ग्रोथ को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। बीटा ट्यूबुलिन को
अफेक्ट करेंगे, ये आपने देखा। ग्लूकोज की एंट्री को अफेक्ट करेंगे, ये भी आपने देखा। और जो स्टोरेज ऑफ आपका ग्लाइकोजन है उसको भी डिप्रीवेट करेंगे, ये भी आपने देखा। तो कुल मिलाकर के उनके सर्वाइवल को आप अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो कैसे भी करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और इसके कारण से वो इसी स्टार्वेशन के कारण से वो आपके नाक और आपके मुंह से निकलने की कोशिश करते हैं। इनका जो एक और इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट कह लीजिए वो है आपका कि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ के केस में, वैसे तो बहुत कम केस में अगर हम बात करें हायर डोज के लेवल में, तो कुछ केस में ये हेयर लॉस को भी कॉज करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी सेफ्टी प्रेगनेंसी के केस में, तो वैसे तो इसका कोई एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं देखने को मिला है, कोई केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एनिमल की स्टडी के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि आपका मेबेंडाजोल प्रेगनेंसी के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि इन केस ऑफ एनिमल डाटा ये टेरेक्टोजेनिक इफेक्ट शो कर सकता है। अगर हम बात करते हैं अब इसके यूज के बारे में, तो इनका जो यूज और एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोज और ड्यूरेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। अगर हम कंसिडर करते हैं किसी भी ऐसे पेशेंट को जो 2 साल या 2 साल से ऊपर है, तो उसको हम एक एडल्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, और कोई अगर 2 साल से नीचे है तो उस समय उसके डोज को हम हाफ करते हैं। तो ये वाला बीच का जो लाइन है वो आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें डोज के कैलकुलेशन के लिए। 3 तरह के वर्म के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और उनके ड्रग के डोज के रेजिमेन के बारे में भी बात करेंगे। राउंड वर्म, हुक वर्म या विप वर्म, इनके केस में हम बात करते हैं तो हमारा जो ड्रग है वो 10 mg ट्वाइस अ डे होगा, 3 कंसेक्यूटिव डे के लिए लगातार 3 दिनों तक लेंगे, दिन में 2 बार। और ऐसे पेशेंट जो इस तरह के ड्रग ले रहे हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो फास्टिंग रहें या फिर कोई कायदा पेट भरा हुआ हो उनका हो या कोई और प्रिपरेशन लें, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, वो इस नॉर्मल डोज पे ले सकते हैं। ये जो पूरा डिटेल हम आपसे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो रेफरेंस है वो केडी त्रिपाठी का लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8th एडिशन है, और अगर आप पेज नंबर रेफर करना चाहेंगे तो 908 इसके रेफरेंस के लिए है। उसके बाद अगर हम डोज का एक कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए पिन वर्म के लिए 100 mg सिंगल डोज होगा, रिपीटेड आफ्टर 2 to 3 वीक्स किए जाएंगे, क्योंकि 2 to 3 वीक बाद रिपीट करने के पीछे लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी है व्हाइट बोर्ड में कि कुछ के जो ये आपके लार्वा है वो माइग्रेट होते हैं, तो कुछ के जो लार्वा बाद में ओवा से निकल करके मैच्योर ना हो जाएं, डेवलप ना हो जाएं, उस केस में इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम इनका डोज इंटरवल 2 to 3 दिन बाद वापस लेते हैं। दूसरा जो अपना कंडीशन है ट्रिकोनोसिस का, इसका 200 mg BD दिन में 2 बार फॉर 4 डेज, ये जो ड्रग रेजिमेन है हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में ट्राइकोनियोसिस के केस में जो मेबेंडाजोल है वो एज कंपेयर टू एल्बेंडाजोल थोड़ा सा कम इफेक्टिव देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रेटेड डिजीज की, तो 200 से 400 mg BD और TDS फॉर 3 to 4 वीक्स, और ये भी लेस इफेक्टिव होता है एल्बेंडाजोल का। तो इस वाले सेक्शन में हमने बात किया बेसिकली मेबेंडाजोल के एडवर्स इफेक्ट और उनके यूज, साथ ही साथ उनके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल के लिए। इसके पीछे यानी कि व्हाइट बोर्ड सेक्शन से हट करके स्लाइड के रूप में लाने के पीछे का लॉजिक ये है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट किसी भी पॉइंट पे ले सकें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया आपका आज का स्लाइड।